गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हमारा एक टॉपिक चल रहा था इतिहास जानने के स्रोत, जिसमें हमने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए थे, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं और विदेशी यात्री जो आए हैं उनके सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज जो है ना हमारा टॉपिक, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुरातत्व साक्ष्य, कि हमें पुरातत्व साक्ष्य कहाँ से मिले और किस तरीके के मिले हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है ना आज का, वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिले हैं हमें। ये दो प्रकार के मिले हैं। कैसे कैसे मिले हैं पता ही होगा आपको। तो एक तरफ तो मिले हैं अभिलेख और एक तरफ मिले हमें सिक्के। ये हमें साक्ष्य मिले हैं, जिससे कि हमें पता लगा इतिहास के बारे में हमें कुछ जानकारियां मिलती है इन चीज़ों से ना। ठीक है, तो जो हमने सबसे पहले पढ़ना है अभिलेख पढ़ेंगे, उसके बाद सिक्के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है अभिलेख आ जाता है। हेडिंग डाल लेते हैं हम अभिलेख। अभिलेख अभिलेख तो पता ही है आपको, जो किसी शिला वगैरह पे लिखे हुए होते हैं, पत्थर वगैरह पे लिखे होते हैं, वो अभिलेख हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पुराना अभिलेख है वो कौन सा है, वो है एशिया माइनर का बोगाज कोई। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख है एशिया माइनर का बोगाज कोई। एशिया माइनर का बोगाज कोई, बोगाज एशिया माइनर का बोगाज कोई, ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, इसमें हमें 4 देवता का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में हमें 4 देवता का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्व। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख हमारा एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख है, जिसमें 4 देवता का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्व। एक बार फिर से, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्व। ठीक है स्टूडेंट, आपको रट के जाना है अच्छे तरीके से। ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ लिमिटेड ही चीज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो लिमिटेड, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। ठीक, अच्छा, तो इसे अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर पूछ लिया जाए अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोई पूछ ले आपसे कि जो अभिलेख तो पढ़ रहे हो, लेकिन इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी। ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और सबसे पुराना जो हमारा अभिलेख है एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख है, जिसमें हमें 4 देवता का उल्लेख मिला है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व। ठीक है, अब दूसरा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख।
हाथी गुफा अभिलेख, इस अभिलेख में सबसे पहले हमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है, तो हमारा हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा उल्लेख, हाथी गुफा अभिलेख भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख, सबसे पहले उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख, भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, वो है हाथी गुफा अभिलेख। पूछा जा सकता है हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, और भारतवर्ष का उल्लेख उसमें सबसे पहले हुआ था। ठीक है, अब इसको बनवाया था किसने, हाथी गुफा अभिलेख को बनवाया था किसने, इसको बनवाया था कलिंग राजा खारवेल ने। कलिंग राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया था हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख है। कलिंग राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया था ये। ठीक, इसके बाद में ये हो गया। एक है नासिक अभिलेख, ये किसने बनवाया था, गौतमी बलश्री ने। गौतमी बलश्री द्वारा बनवाया गया था हाथी नासिक अभिलेख। आ सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि ये जो है ना नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री से संबंधित है और इसमें इसके राजपाट के बारे में बताया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, किसी युद्ध का इतना वो नहीं, वर्णन नहीं, कुछ बस इतना आएगा इसमें कि गौतमी बलश्री ने इसको बनवाया था। ठीक है, अब दूसरा जूनागढ़ अभिलेख। यह रुद्रदामन द्वारा बनाया गया है, रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसमें भी रुद्रदामन है ना, जो इसके राज्य के बारे में बताया गया है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के बारे में बताया गया कि यह राजा ऐसा था, उसने ऐसा किया, फलाना किया, ढिकड़ा किया उसने, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, यह किसके द्वारा बनवाया गया था, समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था। ऐहोल अभिलेख, ये बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें पुलकेशिन और राजा हर्ष के बीच में युद्ध का वर्णन है। राजा हर्ष के बीच युद्ध। ठीक है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनाया गया है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय व राजा हर्ष के बीच युद्ध, इसका वर्णन है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, देखो जिसमें कुछ है ना, जिस अभिलेख में कुछ इंपोर्टेंट है वही बताया जाएगा। ठीक है, बाकी ये थोड़ा इनसे संबंधित है कि इन्होंने लिखवाया था। अभिलेख ये होगा ऐहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशिन और हर्ष के बीच युद्ध है, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया है। ठीक है, मिटा दो। ठीक,
अब आ जाता है मंदसौर, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, इसमें मालवा नरेश, यशोवर्मन, ये मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और इसमें रेशम बुनकरों के बारे में बताया गया है। रेशम बुनकरों, रेशम बुनकरों के बारे में। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा बनवाया गया है और इसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख है। ठीक है, अब एक और ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख, इस अभिलेख में मतलब क्या लिखवा था किसने? प्रतिहार नरेश भोज द्वारा, भोज प्रतिहार नरेश भोज द्वारा, प्रतिहार नरेश भोज द्वारा यह बनवाया गया था ग्वालियर अभिलेख। ठीक है स्टूडेंट, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकरों के बारे में बताया गया। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज द्वारा बनवाया गया था। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया समझ में। अब ये अभिलेख हमारे समाप्त हो गए। स्टूडेंट जो इंपोर्टेंट अभिलेख थे ना वो हमारे समाप्त हो गए। ठीक, अब इससे अलग अगर कोई रह गया ना तो मैं एक दो अभिलेख को और देख लूंगा इधर उधर से। अगर मुझे लगा कि वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए तो उनको मैं करा दूंगा। अगली वीडियो में जब मैंने बताया था ना एक मिक्स वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें सब क्वेश्चन करवा दूंगा जो छूटे हुए होंगे, लेकिन वही करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी होंगे, एग्जाम पैटर्न होंगे। ये नहीं कि कुछ भी लिखा दिया। ऐसे तो दुनिया भरी किताबें है, अगर आप पढ़ने लगे ना हिस्ट्री तो मैं कह रहा हूँ कई साल लग जाएगा आपको हिस्ट्री पढ़ने में, कई साल। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में जानकारी, इतना डीपली में कुछ पूछा नहीं जाता। पढ़ेंगे वो जो पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बस हम आ जाएगा सिक्के। सिक्के, ठीक है, वह गए सिक्के। अच्छा, अगर कोई पूछा जाए आपसे कि सिक्के के बारे में बता रहे हो आप भैया हमें, तो ये बता दीजिए कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप बता देना न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक बड़ा बड़ा लिखूं क्या? और चलो इधर ही देता हूँ मैं बड़ा बड़ा ना, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए आपकी ना। ये थोड़ा ऐसे ही शब्द है, देख लीजिए न्यूमिस्मेटिक, मैटिक। अब तो समझ में आ जाएगा। न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अब तो आपके। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। अच्छा, अब प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम क्वेश्चन आ सकता है
प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? या कहा जाता था, मतलब उस टाइम पे कहा जाता था। ठीक, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था उस टाइम पे ना? पहले उस टाइम पे कहा जाता था आहत। आहत कहा जाता था, आहत, आहत। प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता था। ठीक, अब नंबर 1, नंबर 2, साहित्य में क्या था वो? साहित्य में सिक्कों को, साहित्य में सिक्कों को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया? साहित्य में सिक्कों को क्या कहा गया? आ जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को तो आज कहा गया, और साहित्य में क्या कहा गया उनको? साहित्य में कहा गया उनको कासार्पण, कासार्पण, पण, कासार्पण कहा गया उनको। कासार्पण, साहित्य में सिक्कों को कासार्पण कहा गया। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक, प्राचीनतम सिक्कों को आहत, साहित्य में सिक्कों को क्या कहा गया? कासार्पण। ठीक है, ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ से ना कुछ सिक्के प्राप्त हुए। एक जगह सिक्के प्राप्त हुए मैं, रोमन सिक्के प्राप्त हुए मैं। ये किस जगह से प्राप्त हुए? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त किए हुए हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? रोमन आ जाता है या यूनानी? क्या तो रोमन आ जाएगा या यूनानी आ जाएगा? यूनानी। ठीक है, रोमन को यूनानी बोलते हैं। ठीक, कि रोमन या यूनानी सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? ये हमें पुडुचेरी के अरिकमेडु से प्राप्त हुए। ठीक है, रोमन सिक्के या यूनानी सिक्के पुडुचेरी के अरिकमेडु से प्राप्त हुए हमें। ठीक है, क्वेश्चन आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हमारे देश में ना पहले सोने के सिक्के चलते थे। ठीक है, अच्छा, ये सोने के सिक्के चलाने का प्रचलन कब से आया? ठीक, सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? किसके द्वारा चलाए गए? सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? क्वेश्चन आया है ये भी। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, ये चलाए गए हमारे हिंद यूनानी द्वारा, हिंद यूनानी द्वारा, या इंडो ग्रीक। ठीक है, क्या तो हिंद यूनानी आएगा या इंडो ग्रीक, इन दोनों में से कुछ भी लगाना है, क्योंकि इसको ही बोलते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा के वो चेंजिंग है वो। ठीक, हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? हिंद यूनानी द्वारा।
ठीक है। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? वो चलाए गए हमारे गुप्त के द्वारा, जो गुप्त वंश था ना उनके द्वारा, गुप्तों के द्वारा या गुप्त वंश द्वारा, गुप्तों के द्वारा लिख दो या गुप्त वंश द्वारा, गुप्त वंश द्वारा, ठीक है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश द्वारा चलाए गए हमारे, ठीक है। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? हिंदी यूनानी यानी इंडो ग्रीक द्वारा, ठीक है। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए हमारे गुप्त वंश द्वारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? ये चलाए गए थे हमारे कुषाण द्वारा, कुषाण वंश के द्वारा चले गए थे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो मैं बताता हूं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक, ठीक। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक, बता दिया है मैंने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत। साहित्य में सिक्कों को क्या कहा गया? कसारपण, ठीक। और जो सिक्के मिले हैं हमें, रोमन सिक्के मिले हैं, पोंडिचेरी के अरिकमेडू से मिले हैं, ठीक। अब सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये हिंदी यूनानी या इंडो ग्रीक, ठीक है। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? गुप्त वंश द्वारा या गुप्तों के द्वारा, ठीक। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? ये कुषाण वंश के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। आई होप इससे संबंधित अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपके ना। अब अच्छा, एक सिक्का मिला है जिसमें वीणा बजाती हुई सिक्का है, एक वीणा, ये सिक्का मिला है जिसमें स्त्री या पुरुष वीणा बजा रही है। वीणा बजाती वीणा बजाते हुए एक सिक्का मिला, वीणा बजाते हुए ना एक सिक्का मिला है। एक सिक्का ऐसा मिला है जिसमें एक स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, उस टाइम कुछ वो नहीं था, ठीक है, पता नहीं लगा कि क्या स्त्री थी पुरुष था, स्त्री मान लो आप, ठीक है, कि एक स्त्री वीणा बजा रही है, सिक्का मिला है। वो किसका बताया गया है? वो मतलब किस राजा का है, किस राजा ने बनवाया था वो, समझ गए। तो वो सिक्का था समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त ने ऐसे सिक्के चलवाए थे जिसमें एक स्त्री वीणा बजा रही है, ठीक। तो इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था ना, ये संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी, इसी को कहा जाता है कि संगीत प्रेमी।
अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस राजा को संगीत प्रेमी कहा जाता है, तो इसको कहा जाएगा समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पुरातत्व साक्ष्य संबंधित खत्म हो गया। अब ले भी और ये भी, ये मत समझना कि सिक्के का टॉपिक पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये तो पुरातत्व साक्ष्य के हिसाब से मैंने थोड़ा बताया आपको। सिक्कों का एक पूरा ही टॉपिक है, पूरा ही, जिसमें इल्तुतमिश वगैरह ने सबने बनाया, मतलब काफ़ी आगे तक चलेगा। सिक्के का कभी मतलब कि इल्तुतमिश ने बनवाए थे, उसने बनवाए थे क्या बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, जितने भी मतलब कि इतिहास है ना, जितने भी सिक्कों का अभी तक वर्णन हुआ है, सब सिक्कों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो बस मैंने थोड़ा इतिहास जानने से संबंधित थोड़ा बहुत बताया है मैंने आपको। ठीक है, ये कई कई प्रकार के सिक्के बने, चांदी का टका, सोने का दाम, और वो चमड़े का सिक्का, कांच के सिक्के, ये बहुत चीज़ है। ये मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, पूरा टॉपिक है उसका एक। ठीक है, ये मत सोचना कि सर ने इतना ही बताया है, ये मत समझना कि सर ने इतना ही बताया है। ठीक है, वो एक पूरा टॉपिक है, उसमें पूरी क्लास उसमें ही होगी, एक पूरी क्लास सिक्के की होगी, जिसमें सिक्के के बारे में बताऊंगा मैं आपको पूरा डिटेल से। ठीक है, ये तो बस मैंने पुरातत्व संबंधित साक्ष्य के लेवल से बताया आपको ना। ठीक, जैसे कि समुद्रगुप्त का, ये समुद्रगुप्त का पूरा टॉपिक है एक। ठीक, ये जब हमारा चलेगा ना गुप्त वंश, तो ये पूरा वो चलेगा। अच्छा, ये हमारा पुरातत्व साक्ष्य खत्म हो गए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि यार ये ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। ठीक है, ईसा पूर्व, काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज है इसमें कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, ईसवी क्या है। ठीक है, ईसा पूर्व होता है जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, उससे पहले घटना को ईसा पूर्व कहा गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ही घटना को ईसवी कहा गया। विद्वानों ने क्या काम किया है कि टाइम मान लिया हमारे जीरो समय मान लिया है, 0 वर्ष मान लिया इसको, मतलब 0 टाइम या 0 वर्ष या 0 दिन, इसको मान लिया गया विद्वानों के द्वारा। और इसी समय पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म, इस चीज को मान लिया गया कि ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, 0 में। अब इससे जो पहले की घटना होगी वो हो गई हमारी ईसा पूर्व, इसके बाद की जो घटना होगी वो ईसवी हो गई। समझ रहे, मतलब कि अगर हम चलेंगे ना, अब हमारा जो समय चल रहा है वो आगे की ओर चल रहा है। जैसे कि हमारा 2023 चल रहा है, फिर 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, जैसे कि है ना 23 है, फिर 24, फिर 25, फिर 26, आगे की ओर बढ़ता है। ठीक, और अगर हम ईसा पूर्व की बात करेंगे ना, तो जैसे कि हमारा अगर 23 होता ना, ये 23 है, तो 23 के बाद हमारा 22 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 20 आएगा। ठीक, ये उल्टा चलता है इसमें ईसा मसीह में, और जितना उल्टा होगा इतना ही टाइम बढ़ेगा। ठीक, घटेगा, ये उल्टा है इसमें, और इसमें बढ़ता है, इसमें घटता है। ठीक है, इसमें उल्टा चलेगा। जैसे कि 4 के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 आएगा,
ठीक है। समझ गए अब तो। ये ईसा पूर्व और ईसा मसीह के बारे में, इसी के बारे में पता लग गया होगा आपको ना अब। अच्छा, हमारे कुछ संवत है। अच्छा, हमारा जो संवत है ना, एक हमारा संवत है। संवत का प्रचलन कैसे हुआ? संवत, संवत का प्रचलन कैसे हुआ? एक हमारा विक्रम संवत है, विक्रम संवत, विक्रम संवत है हमारा। इसका जो टाइम है ना 57 या 58 है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ठीक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले घटना है ये, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो उज्जैन के राजा होते हैं ना, उज्जैन के राजा, वे शकों को पराजित कर देते हैं, ठीक है। जो उज्जैन के राजा होते हैं, उज्जैन के राजा शकों को पराजित कर देते हैं। शकों को पराजित यानी कि हरा देते हैं, उनको पराजित कर देते हैं, पराजित कर देते हैं वह। विक्रम संवत उज्जैन के राजा होते हैं ना, जो उज्जैन के राजा, उज्जैन के राजा, जो उज्जैन के राजा होते हैं ना, राजा, वो शकों को पराजित कर देते हैं, ठीक। और उपाधि धारण करते हैं विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे उज्जैन के राजा शकों को पराजित कर देते हैं और उपाधि धारण करते हैं विक्रमादित्य की, तब से ये विक्रम संवत चल जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? उज्जैन के राजा शक होते हैं ना, जो शक, उनको पराजित करते हैं यानी कि हरा देते हैं और उपाधि धारण करते हैं विक्रम संवत की, वो विक्रमादित्य की, तब से ही विक्रम संवत चल जाता है हमारा, जिसका टाइम पीरियड रहता है 57 या 58 ईसा पूर्व। क्योंकि बहुत से वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने 58 मानना है, बहुत से ने 57 मानना है, ठीक। अब अच्छा, विक्रमादित्य की उपाधि अभी तक 4 राजाओं ने धारण की थी, 14 राजाओं द्वारा, 14 राजाओं द्वारा ना ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। विक्रमादित्य की जो उपाधि है ना, 14 राजा द्वारा धारण की गई थी। 14 राजा थे, जो 14 जो राजा थे 14, उनके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। 14 राजा थे, ठीक है। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण रही, सबसे महत्वपूर्ण वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण रही चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण रही चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है। विक्रम संवत 57-58 से उसका ईसा पूर्व का उसका टाइम पीरियड रहा है। उज्जैन के राजा ने शकों को पराजित किया और उपाधि धारण की विक्रमादित्य की, तभी से विक्रम संवत चला, ठीक। विक्रमादित्य की अभी तक 14 उपाधियां रखी गई हैं, 14, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रही चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक। अब ये हमारा विक्रम संवत हो गया। विक्रम संवत हो गया।
इसके बाद में आएगा हमारा शक संवत। शक संवत। इसके बाद आता है हमारा शक संवत, ठीक, जिसका टाइम पीरियड रहता है हमारा 78 ईस्वी। ये ईस्वी है वो ईसा पूर्व था, ठीक ठीक। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ, जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ था ना, उसी समय को लगा दिया गया शक संवत। उसी समय को बोल दिया गया शक संवत। कनिष्क का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ ना, जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ उसी समय को बोल दिया गया शक संवत। उसी समय को शक संवत बोल दिया गया, शक संवत। शक संवत, ठीक। उसी समय को बोल देगा शक संवत, ठीक। जिस समय कुषाण के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, उसी समय को बोल दिया गया शक संवत, जो कि 78 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अच्छा एक चीज है, जो भारत का जो कैलेंडर है ना, भारत का कैलेंडर, जो भारत का कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है ये। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। भारत का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। भारत का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, जो शक संवत पर आधारित है, ठीक है। यह शक संवत से संबंधित है, मतलब कि जो भारत का कैलेंडर है ना, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि शक संवत पर आधारित है। बिल्कुल सारा जैसे कि शक संवत है ना, उससे रिलेटेड है ये। हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है शक संवत से रिलेटेड है, संबंधित, ठीक। अब जो है ना, इसका जो पहला महीना होता है ना, पहला महीना 22 मार्च से शुरू होता है। 22 मार्च जो चैत्र का होता है। 22 तारीख से शुरू होता है और आगे की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। मार्च अप्रैल, जैसे कि 21 अप्रैल तक का हमारा एक महीना हो जाता है चैत्र का पूरा, ठीक। अब पहला महीना चैत्र का होता है, जो कि 22 मार्च से शुरू होता है, ठीक। और उसका जो अंतिम महीना होता है ना, अंतिम महीना, वो 21 मार्च को समाप्त हो जाता है।
21 मार्च को समाप्त हो जाता है, ठीक है, जो कि फागुन का होता है। फागुन, जो कि फागुन का होता है, ये शुरू होता है 22 फरवरी से। अंतिम महीना 22 फरवरी से शुरू होता है, 21 मार्च को खत्म हो जाता है, ठीक। वो आखिरी दिन होता है ना, 21 मार्च तक का होता है वो, ठीक। ये पहला महीना 22 मार्च से शुरू होता है, जो चैत्र का होता है, ठीक है। जो ये है ना, भारत का जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो शक संवत पर आधारित है। जो ग्रेगोरियन है, लिख देता हूं, जो शक संवत, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत का कैलेंडर ग्रेगोरियन है, जो कि शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना 22 मार्च से शुरू होता है और 21 अप्रैल तक का पहला महीना होता है, जो कि चैत्र का होता है, ठीक। अंतिम महीना 22 फरवरी से शुरू होता है और 21 मार्च को खत्म हो जाता है, जो कि फागुन का होता है, ठीक है। समझ में आ गए होंगे। आपने देखा होगा जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो चैत्र जेठ वगैरह बताते हैं ना, पाषाण लग गया, ज्येष्ठ लग गया, सावन लग गया, ये सब हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, पार्ट है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपके ना। अब आया हमारा गुप्त संवत। गुप्त संवत, देखो टाइम पीरियड रहा हमारा 319 20 ईस्वी, ठीक, कहीं पर 19 दे रखा है, कहीं पर 20 दे रखा है, ठीक है। गुप्त संवत हमारा 19 और 20 है, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया था, इसमें इतना ही है बस। गुप्त संवत 1920 319 20 और चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया था, ये ईस्वी में था, ठीक है। अब हिजरी संवत, एक आ जाता है हिजरी संवत, जिसका टाइम पीरियड रहा है 622 ईस्वी। 622 ईस्वी, इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम के वो होते हैं ना, मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है इस समय 622 ईस्वी में, ठीक है। और ये होती है हीरा नामक गुफा में। लिखते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब को हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। मोहम्मद पैगंबर साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस समय उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी समय को हिजरी संवत कहा गया। ये रहा, इनको 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक गुफा में मोहम्मद पैगंबर साहब को, उसी समय से हिजरी संवत चल गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा संवत भी खत्म हो गए, ठीक है।
अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि शक, संवत व विक्रम संवत में कितना अंतर है, शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है, ये क्वेश्चन आया था। तो आंसर आएगा इसका 135, कोई 135 या 136। वो कैसे कि हमारा विक्रम संवत उल्टा था क्योंकि वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का, ठीक है, कि वो 57 या 58 ईस्वी में था वो। तो इसके जो वर्ष है ना जुड़ेंगे क्योंकि उल्टे जा रहे थे ना, वो जुड़ेंगे। ईसा पूर्व का इस समय, ठीक है, 57-58 के ईसा का पूर्व जन्म है। और जो शक संवत है हमारा, इसमें प्लस होगा, ये होगा 78। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, क्या तो 135 आएगा और ये 136। 57 को लगाओगे तो 135, 58 को जोड़ोगे तो 136 आएगा, ठीक है, उतना ही टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो विक्रम संवत है ना हमारा पहले का है, इसलिए हमने ऐड किया इसको। आप कहते हो कि नहीं तो अंतर का अर्थ होता है माइनस करना, माइनस नहीं होगा ये, क्योंकि विक्रम संवत है, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाता है कि शक संवत और गुप्त संवत में कितना अंतर है, तो उसको माइनस करते, हिजरी संवत को और इसको गुप्त संवत को माइनस करते हैं, ठीक है। अगर विक्रम संवत की बात आ जाए ना, सिर्फ एक तरफ करके दिखा देता हूं मैं। अगर हमारा ओनली विक्रम संवत होगा, विक्रम संवत, अगर बात आ जाती है विक्रम संवत की, तो इसमें चाहे हिजरी आ जाए, शक आ जाए, या गुप्त आ जाए, या हिजरी आ जाए, तो ये सब ऐड होंगे इसमें ना, सब जुड़ेंगे, ठीक। टाइम पीरियड पता ही आपको, इसका 57, इसका 57 से 58 है, इसका 78 है, ये ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व, ये ईस्वी है सारे, ठीक। इसका 319, 20, इसका 622 है, ठीक है, ये सब जुड़ेंगे। और मान लिया आपसे शक संवत और गुप्त संवत, शक आ जाए और गुप्त, अगर आ जाता है शक संवत और गुप्त संवत के बीच में कितना अंतर है, गुप्त संवत के बीच में कितना अंतर है, तो ये माइनस होंगे, और जो भी इसको बताएगा उसका आंसर होगा, ठीक है। शक संवत और गुप्त, क्योंकि ये है ना, ये ईस्वी की देन है, ये सब ईस्वी में है, ईस्वी में। और ये आ गया आपका ईसा पूर्व में, ये ईसा पूर्व हो गया। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ना, ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। ये ईसा पूर्व होगा, ये इसलिए प्लस होगा, और इन तीनों में पूछा जाए तो घटाना है आपको, ठीक है। आई होप इससे ज़्यादा आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हिजरी संवत को भी घटाएंगे, ठीक है। इन तीनों को अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो जुड़ेगा, और इन तीनों को अगर आपस में घटाएंगे तो घटेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, बल्कि मज़ा आ गया होगा आज क्लास में, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ ना, बहुत मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। क्योंकि आज की हमारी क्लास पूरी समाप्त हो गई है। अब हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी पढ़ ली है, प्रागैतिक हासिक काल पूरा पढ़ लिया है, उनके साक्ष्य पढ़ लिए हैं, सिक्के पढ़ लिए हैं, और ये विदेशी आदर लेखक वगैरह सब पढ़ लिए हमने, ठीक। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो 16 महाजनपद रहेंगे, ठीक।
16 महान जनपद और उनकी राजधानियाँ रहेगी। उसको ख़त्म करने के बाद में फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा मगध का उत्कर्ष हो जाएगा कि मगध साम्राज्य कैसे कैसे बना, कैसे कैसे नहीं बना। आपको पता है मगध में वो थे हमारे गणानंद वगैरह, उनको मार करके ही ये चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। वो पूरे डिटेल से पढ़ेंगे हम, ठीक है। आने वाली क्लास में मज़ा आने वाला है, तो लगे रहे मेरे साथ और जुड़े रहे रुड़की एकेडमी से। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, ताकि और उनको बताना कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और कैसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप भी उनसे डिस्कस कर सको। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप किसी अपने दोस्त को शेयर करते हो ना तो उससे बोलोगे भाई इस टॉपिक को तू भी पढ़ और मैं भी पढ़ता हूँ, इस टॉपिक को तू भी पढ़ और मैं भी पढ़ता हूँ। फिर आप दोनों ना उससे क्वेश्चन डिस्कस कर लेना, उसी टॉपिक से आप एक दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करना। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाएगा, उसी तरीके से आपका टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछने से ना काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, ठीक। और बाकी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाकी अपना ध्यान रखना, ओके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।